ऑन है। चलिए। चलिए तो धनतेरस सेलिब्रेट कर लिए आप लोग जी? कुछ नहीं किए? क्या है? डिप्रेशन में है? एग्जाम की वजह से? बिल्कुल, अभी ये क्लास करना पड़ रहा है आप लोग को अभी, है ना? तो ये तो टाइम समय रहता है छुट्टी वाला, नहीं? फिर भी क्लास करना पड़ रहा है। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे जी? जालियांवाला बाग हत्याकांड ना। चलिए तो देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस बार पढ़ लीजिए, अगला बार इस बार वाला भी मना लीजिएगा, है ना? क्या सिलेक्शन के बाद जब जॉब हो जाएगी तो कहाँ नहीं होगा सिलेक्शन? क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? है ना, पढ़िएगा तो होबे करेगा। नेगेटिव नहीं रहना है। विवेकानंद कहते हैं कि शशि सर धन ही नहीं है, धन ही नहीं है इसलिए धनतेरस नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मेहनत करिए, धन अपने आ जाएगा, है ना? धन आता है मेहनत से, है ना? अब मेहनत में भी, अब वो सब मेहनत नहीं, मतलब वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। जितना स्मार्ट वर्क आप करिए, जितना स्मार्ट रहिएगा, जितना स्मार्ट बनिएगा, उतना ज्यादा आप पैसा कमाइएगा आज के दिन में। अब स्मार्ट बनने मतलब क्या? इन्हें क्रीम पाउडर लगा के स्मार्ट बन गए, बाल बाल झाड़ लिया बढ़िया से, बेल बटन पहन लिया, स्मार्ट हो गए। वो वाला स्मार्टनेस नहीं, काम में स्मार्टनेस। आपका काम जितना ज्यादा स्मार्ट होगा, बाकी आप स्मार्ट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की दुनिया आपके काम के स्मार्टनेस को पसंद करती है। काम स्मार्ट होना चाहिए, जो आप कर रहे हो वो बेहतर होना चाहिए, फिर आपको किसी तरह की कोई चीज़ों की कमी नहीं होगी। क्योंकि सत्य यही है कि हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको सबसे कम पैसा मिलता है। ये ट्रुथ है हमारे सोसाइटी का, आप देख लीजिएगा। गांव में देखते होंगे, एक कहते हैं पलदार, जो पीठ पे, है ना, वो कितना मेहनत का काम होता है ना? फिर भी उसको पर बोरा 5 रुपए मिलता है जी, है ना? पर बोरा 5 रुपए। उतना वो काम करने वाले व्यक्ति का बॉडी ही झुक जाता है, क्योंकि परमानेंटली तो उसको ऐसे करके रहना है ना, फिर भी उसको पैसा एकदम कम। रिक्शा वाला, उसमें तेल तो नहीं डलता ना, मेहनत करता है बेचारा, अपने खाए हुए अन्न से जो शक्ति है, बल है बॉडी में, उस बॉडी से पॉडल मारता है और रिक्शा चलता है, फिर भी भाड़ा उसको कम मिलता है। और उसको, उससे हम लोग मोल मुलाई भी करते हैं, है ना? रिक्शे वाला से ही बोलते हैं, अरे भाई 20 रुपए में क्या, 15 रुपए में ले चलो, है ना, 10 रुपए में ले चलो। क्यों? क्योंकि उसका काम बहुत हार्ड है, और हार्ड है इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। वही अब स्मार्ट काम हो गया, रैपिडो। रैपिडो बुक करिए, महंगा है। रिक्शा वाला अगर आपको यहां से स्टेशन 15 रुपए में पहुंचा देगा, 20 पहुंचा देगा, रैपिडो उसी के लिए 25 रुपया लेगा आपसे, और आप आराम से देंगे भी, क्योंकि आपने यहां बैठे हुए बुक कर लिया रैपिडो को, है ना? आकर के वहां पे बिल बजा देगा, रिक्शा आपको ढूंढने जाना पड़ेगा, है ना? तो रैपिडो का जिसने कंसेप्ट डेवलप किया, क्या वो स्मार्ट आदमी था कि भाई हम सर्विस घर तक पहुंचा देंगे। आपके पास बाइक नहीं है, आपको कहीं जाना है, तुरंत बाइक आ जाएगा आपके पास, ड्राइवर आ जाएगा आपके पास, है ना? दूसरे किसी को लेना नहीं है, अनजान आदमी रहेगा, पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, है ना? तो क्या हो गया, स्मार्ट हो गया काम ये। तो स्मार्ट काम जितना होगा उसमें पैसा आपको क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, और जितना हार्ड काम रहेगा उसमें पैसा आपको कम मिलेगा। इसलिए
हमेशा ये करना होता है कि हम अपने काम को कितना स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। जितना स्मार्ट काम करेंगे, अब देखिए बड़े बड़े कंपनियों के एसी रूम में बैठने वाले लोग लाखों और करोड़ों के पैकेज पे काम कर रहे हैं, और धूप में टहलने वाला मजदूर 100 रुपया और 200 रुपया पर काम कर रहा है, जबकि हार्ड वर्क तो ये कर रहा है। जो एसी में बैठा हुआ है वो क्या हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसके दिमाग में चीजें हैं, है ना। वो फिजिकल पावर से ज्यादा मेंटल पावर को यूज करता है। तो जो व्यक्ति मेंटल पावर ज्यादा यूज करेगा उसका डिमांड भी ज्यादा रहेगा और उसका पेमेंट भी ज्यादा रहेगा। इसलिए मेंटल पावर सबसे बड़ा पावर होता है। ब्यूटी सिंह, एग्जाम डेट बढ़ेगी सर, पहले मन लगता है। देखिए अतुल प्रसाद जी जब बीपीएससी के चेयरमैन है तो यहाँ सब कुछ बढ़ सकता है, घट सकता है, एग्जाम डेट नहीं बढ़ता है ना। एग्जाम डेट इनका कांस्टेंट रहता है। ये 2 दिन पहले वो फॉर्म भरा के डेट पर एग्जाम ले लेंगे, इसलिए ये सोचना कि एग्जाम डेट बढ़ेगा ये ठीक बात नहीं है। चलिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चलिए, क्यों हुआ था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो लिखेंगे रॉलेट एक्ट, एक कानून आया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। लेंगे रॉलेट एक्ट नामक कानून सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था। रॉलेट एक्ट नामक कानून किसने बनाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट नामक कानून सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था। रॉलेट एक्ट नामक कानून सर सिडनी रॉलेट ने बनाया था। ठीक है, इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून को बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। ओके, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब क्या था जी? तो इस कानून में ना ही आप किसी पर अपील कर सकते थे, ना ही आप वकील रख सकते थे, और ना ही आप दलील दे सकते थे। आपको याद होगा पॉलिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो पॉलिटी के अंदर में एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 22, याद है? आर्टिकल 22 क्या था जी? आर्टिकल 22 में क्या था? ले रिवीजन किए हैं कि बस पढ़े जा रहे हैं? किसी मोड़ पर तुम मिलोगे मुझे, बस यही सोचकर चले जा रहे हैं। निजता है, याद रखिएगा। जब गलत उत्तर देते इससे 1-2 बात क्लियर हो गया। ये जो पूछे हैं ये तो मालूम नहीं है, याद नहीं है, जो बता रहे हैं वो याद नहीं है, इसका मतलब है? जो आप कह रहे हैं वो आर्टिकल 21 है, निजता का अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 है जो आप बता रहे हैं। ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग। ये वहां पलटे से ना हो तो
हाँ पलटते हैं तो घरे पलटे पड़तो आ घरे पलट के पढ़े पड़तो बढ़िया से, ये ना कि क्लास में जाके खोलबू खाली, है ना, उसे ना हो तो घर में पढ़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब आके यहाँ पे याद रहेगा। समझ रहे हैं? नहीं तो इसे पढ़ते रहने से कोई ये नहीं हो पाएगा। घर में रिवीजन कीजिए, अब तो टाइम नजदीक भी आ रहा है आप लोग का रिवीजन का। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी की दो तरह की बातें हैं, एक निवारात्मक निरोध और एक दंडात्मक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन, पुनिटिव डिटेंशन। तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारात्मक निरोध, कि अपराध करने से पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी जब हो जाएगी तो वकील रखने का सुविधा भी नहीं मिलेगा आपको, है ना, इसमें आपको वकील रखने का सुविधा नहीं, और एक बार गिरफ्तार तो कम से कम 3 महीना के लिए बंद हो जाइएगा। बताए थे ना, इस सब याद आ रहा है कुछ? तो सेम ये वैसा ही था, इसीलिए आर्टिकल 22 का तुलना उससे कर दिया जाता है, रॉलेट एक्ट से कर दिया जाता है। तो ये जो कानून आया था, इस कानून में क्या था कि अगर कोई आदमी आंदोलन करता हुआ पकड़ा जाएगा या अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर रॉलेट एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। और रॉलेट एक्ट के तहत जो आदमी गिरफ्तार हो जाएगा ना, उसका बेल नहीं होगा फिर। और चाहेगा कि हमारा वकील जाके बहस करे तो वकीलों बहस नहीं करेगा। एक बार में गिरफ्तारी हो जाएगी तो कम से कम 18 महीना, समझ रहे हैं, 18 महीना तक जेल। और उस बीच कोई आपका दलील नहीं दे सकता है, कोई वकील नहीं रख सकते, ना ही आप अपील कर सकते ना हम कोई गलती नहीं किए हैं। तो ये कानून अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। ये कानून क्यों लाया गया था? राष्ट्रवाद को दबाने के लिए, ताकि लोग डर जाएंगे। क्योंकि यही था कि जिस पर शक हो जाएगा ना तब वो गिरफ्तारी हो जाएगा। शक हो जाए कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं, शक हो जाएगा कि आप अंग्रेजों के खिलाफ हैं, तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। किसके तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। इसके तहत जब आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ना आप अपील कर पाइएगा, ना आप वकील रख पाइएगा, ना ही आप कोई दलील दे पाइएगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसे सिचुएशन के अंदर में अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको रहना पड़ेगा कहां? जेल में। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए ये लाया गया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, ठीक है। नोट करके लिखेंगे। लिखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही हुआ था या किया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही किया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही किया था, ओके। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही महात्मा गांधी ने, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का अखिल भारतीय स्तर पर किया जाने वाला पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने किया था पूरे भारत के स्तर पर पहली दफा, ठीक है। उससे पहले उन्होंने चंपारण में किया था, लेकिन चंपारण पूरे भारत के लिए नहीं था, क्षेत्रीय के लिए था, अपने बिहार के लिए था। लेकिन पूरे भारत के लिए उन्होंने कब किया था? तो 1919 में किया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। रॉलेट एक्ट किसने तैयार किया था? सर सिडनी रॉलेट ने।
लेंगे इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हो रहा था। इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हो रहा था। इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हो रहा था। इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, जब ये पंजाब में इसका जब विरोध हो रहा था तो गांधी जी भी अपना जब सत्याग्रह कर रहे थे तो चाह रहे थे कि हम पंजाब में जाएं, लेकिन गांधी जी के पंजाब जाने पर बैन लग गया था। गांधी जी को बैन हो गया था कि गांधी जी पंजाब में नहीं आ सकते। और ये जो घटना घटी थी जालियांवाला, ये घटना तो कब घटा था? 13 अप्रैल को, है ना। ये घटना घटी थी 13 अप्रैल को। तेरह अप्रैल 1919 को। इसमें आप देखेंगे कि जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उससे पहले 10 अप्रैल को पंजाब में एक घटना घटी थी। गांधी जी को पंजाब जाने पे बैन कर दिया गया था। और 10 अप्रैल को पंजाब से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये 2 लोग गिरफ्तार हो गए। कब? 10 अप्रैल को। लिख लेंगे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये कौन है भाई? कौन निंदा रहे हैं? जमाई ले रहे हैं पूरा। इंतजार करें कि मुंह घुमा रहे तब जमाई लेंगे। हैं? क्या ले रहा था? अच्छा, आप ही ले रहे थे जी, व्हाइट शर्ट आप ले रहे थे। नींद लग रहा है। क्या बजे से क्लास था आज? 9 बजे से था। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन 2 बड़े लीडर्स को क्या किया गया? पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। लोग गिरफ्तार हो गए। अब जब ये लोग गिरफ्तार हो गए तो पंजाब में क्या हुआ कि इन लोगों की गिरफ्तारी का विरोध होने लगा। बड़े स्तर पर लोग विरोध करने लगे। और जब ये विरोध होने लगा तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। अमृतसर में जो जालियांवाला बाग है उसमें मेला लगा हुआ था। कब मेला लगा हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। तो चूंकि अब होता है ना, कोई बड़ा नेता गिरफ्तार होता तो लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, तो वैसे ही 13 अप्रैल को 1919 को क्या हुआ? जालियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था। ठीक है, और जो मेला लगा हुआ था वो किसी का? बैसाखी का मेला था, है ना। बैसाखी का मेला लगा हुआ था और सब लोग यहां पर मेला घूमने गए थे। लेकिन कुछ लोग जो इसके विरोधी थे कि मतलब गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, वो लोग यहां पर मौजूद थे और चाहते थे कि भाई गिरफ्तारी कैंसिल हो। तो ये लोग गिरफ्तारी के विरोध में, चूंकि बाग तो बहुत बड़ा था तो उसमें मेला भी लगा था, और उसी मेले के बीच में एक जगह पे ग्रुप बना के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। नहीं होता कि भाई सभा चल रही थी, सभा में विरोध किया जा रहा था कि भाई ठीक नहीं हुआ है इन नेताओं को गिरफ्तार करके। तो सभा में विरोध चल रहा था। जब विरोध यहां पर चल रहा था तो इसी विरोध के लिए क्या हुआ कि जब यहां पर विरोध चल रहा था तो यह कहा गया कि भाई हम लोग को किसी तरीके से सत्यपाल को और किचलू को वापस कराना है। ये बात पता चल गया किसको? ये बात पता चल गया अंग्रेज सबको कि यहां पर मेला के बीच में सभा चल रहा है।
और उससे एक दिन पहले ही पंजाब का जो डिप्टी गवर्नर था वो क्या कर दिया था, पंजाब में लगा दिया था धारा 144, है ना। और 144 जो होता है ये जब लग जाता है तो ग्रुपिज्म करना, ग्रुप में एक साथ बैठना, ये सब मना ही हो जाता है ना। उसमें अगर पकड़ा गए तो फिर पुलिस उपाय कर देगी। अभी भी देखते ना कहीं दंगा उंगा हो जाता है, मारपीट हो जाता है तो 144 लग जाता है। 144 का मतलब ही हुआ कि ग्रुपिज्म नहीं करना है, अकेला जाना है तो जाइए, आना है तो आइए। जहां 2-3 गो लोग अगर इकट्ठा हुए के कुछ प्लान कर रहे हैं, अब पुलिस देख ली तो उपाय कर देगी। तो यहां लग गया था धारा 144, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था कि 144 लगा हुआ है और ये लोग मेला के बीच में ये कर रहे थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जालियांवाला बाग में गोली कौन चलाया था, है ना। तो गोली कौन चलाया था, जनरल डायर। लेकिन दिक्कत यह है कि कंफ्यूज कर देता है, दे देगा ऑप्शन जनरल ओ डायर, जनरल आर डायर, है ना। तो ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर पंजाब का गवर्नर था। कौन था, पंजाब का गवर्नर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था, जनरल ओ डायर था। ठीक है, तो ओ डायर गवर्नर था और आर डायर जो था वो अमृतसर सेना का कमांडर था। जनरल आर डायर कौन था, अमृतसर में सेना का कमांडर था। है ना, जनरल आर डायर सेना का आदमी था, कमांडर था ही। ठीक है, इसको मैसेज मिला कि भाई हंगामा हुआ है ना, मतलब कि चीजें हो रही हैं। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि किसने मतलब इसमें मुखबिरी का काम किसने किया था, किसने जाके बताया कि सभा चल रही है मेला के अंदर में, है ना। घर का भेदी लंका डा, है ना। कोई विभीषण होता है घर में तभी बाहरी आदमी घर को बर्बाद कर देता है। तो यहां पर भी मुखबिरी की गई और सूचना पहुंचाया गया किसके पास, जनरल ओ डायर के पास। ओ डायर तो कमिश्नर था, मतलब गवर्नर था। इसको जब पता चला कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसने आदेश किसको दिया, जनरल आर डायर को। ओ डायर पंजाब का गवर्नर था, उसने आदेश दिया आर डायर को। आर डायर गया और उसने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। और इस बाग के अब खामी कहिए या खूबी कहिए कि इतना बड़ा बाग का एक ही गेट, उसी गेट पर जनरल आर डायर सैनिकों को लेकर खड़ा हो गया। अब बाकी सब चढ़ गया सब चारदीवारी पर, और चारदीवारी भी इतनी ऊंची कि नहीं कि आराम से कूद के भाग जाइएगा, अच्छा खासा हाइट था, कूदना भी मुश्किल। और उसके बाद ही आया, उसके बाद अंधाधुंध गोली चलने लगा। तो आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने और गोली चलाया था जनरल आर डायर ने, ये गोली चलाने लगा। अब कोई भागे तो कहां भागे, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि इस बाग के बीचों बीच में एक कुआं था। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, गांव में वो किस्सा कहा जाता है, किस्सा कहता है कि एक तगौरा अपने गोर और ऊपर अली कमरी ओढ़, सुनते हैं। एक तगौरा अपने गोर और ऊपर अली कमरी ओढ़, मतलब समझ रहे, नहीं समझे। कमेंट है कि मान लीजिए कि वो तो कोई काला आदमी हो और ऊपर से करिया कमर ओढ़ के आ जाए, तो पहचानना मुश्किल होगा कि नहीं कि आदमी है कि कमर है, कि कमर है कि आदमी है। सेमे हो जाएगा ना, कलरवा दोनों सेमे हो जाएगा।
तो दिक्कत हो जाएगा पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कि भाई कमर है कि आदमी है, कि आदमी है कि कमर है ना। अब मान लीजिए कि करिया आदमी है तो उसको कमरों ओढ़ना है तो उसको उजर ओढ़ना चाहिए, मालूम चले अच्छा कमरवा उजरा है, आदमी या करिया है कि नहीं, तो सेम होके आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहां एक तो स्थिति अपने खराब था, एक तो सिचुएशन अपने खराब था कि निकलने भागने का रास्ता कहां था, और खराब सिचुएशन ही था कि बीच में कुआं था, अब कोई भाग के जाए तो जाए कहां। तो जो लोग गोली लगने से बचे वो कुएं में डूब के मरे, भागने क्रम में कुआं में कूद गए। अब उसमें अब मतलब मैक्सिमम लोग जो थे वो मारे गए थे, मैक्सिमम लोग। सरकारी डाटा कहता है, अंग्रेजों का डाटा, कि लगभग 500 लोग मरे थे और 1500 लोग घायल हुए थे। अब देखिए ये डाटा अंग्रेजों का है, वो कह रहे हैं कि 500 लोग मरे थे, तो सीधी सी बात है कम से कम 1500 लोग मरा होगा, क्योंकि तो डाटा कम ना दिखाएगा, तो डाटा दिखाएगा नहीं। कभी भी सरकार को देखिए, सरकार डाटा ज्यादा नहीं दिखाती है। अभी भी सरकार कहीं कोई दंगा हो जाएगा, चाहे कहीं ट्रेन पलट जाएगी ना, तो मृतकों की संख्या सरकार ज्यादा नहीं बताएगी, बॉडी गायब भी होता है, इन्होंने करवा देगा सब बॉडी, कह देगा बॉडी मिल में नहीं किया। इससे क्या होगा, आंकड़ा कम जाएगा, जितना कम आंकड़ा जाएगा जनता में आक्रोश उतना कम होगा, तो इसलिए ये चीजें होती हैं। तो जब सरकारी डाटा ही कह रहा है, वो भी अंग्रेजों का डाटा, तो समझिए कि रियलिस्टिक डाटा जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें क्या हुआ कि यहां लोग चला रहे थे और इस पर इन लोगों ने क्या कर दिया, गोली चलवा दी, और इस गोली में गाड़ी बारी मैक्सिमम लोग जो थे वो मारे गए, मैक्सिमम लोग, है ना, अधिक से अधिक लोग जो थे वो शहीद हो गए, मारे गए। और इसमें किस कारण से, तो इसी रॉलेट एक्ट के कारण से, क्योंकि विरोध किसका हो रहा था, इसी रॉलेट एक्ट का हो रहा था, और साथ में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था, है ना। तो ध्यान रखें कि आदेश किसने दिया, ओ डायर ने, और गोली चलाया आर डायर ने। तो सीधी सी बात है कि जो आदेश कौन देगा, ऑफिशियल आदमी, है ना, तो ओ फॉर ऑफिशियल, तो ओ डायर ने आदेश दिया, ठीक है, और आर फॉर रूलर, तो जो रूलर होता है ना वही गोली चलाता है, गोलीबारी करता है, ठीक है। तो आर डायर ने गोली चलाई, ओ डायर ने आदेश दिया था, ठीक है। और यह घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, जब जालियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा था, इसलिए इसको कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर है, दिक्कत, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, याद रखना है, ओके। अब जब ये घटना घट गई तो उसके बाद हुआ कि भाई जांच किया जाए, इसका जांच हो, है ना। तो अंग्रेजों ने इस घटना को जांच के लिए कमीशन बनाया, हंटर कमीशन, है ना। लिख लेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था हंटर आयोग, जिसका नाम था हंटर आयोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग। लिख लेंगे कि इसमें कुल 8 लोग थे, इसमें कुल 8 लोग थे, ठीक है, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, ठीक है, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें 8 को था,
इसका अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। इसका अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर, है ना? ओके। ये बना था 1 अक्टूबर 1919 को। हाँ, कब बना था? 1 अक्टूबर 1919 को। तो कमिटी तो अंग्रेजों ने बना दी थी, क्योंकि हम लोगों ने दबाव बनाया था, तो अब खुश करने के लिए बना दिया कि चलो भाई कमिटी बना देते हैं। लेकिन अब चोरे कोतवाल होगा तो उससे न्याय का उम्मीद किया जा सकता है? नहीं कर सकते ना। जहां पर चोरे कोतवाल बन के बैठा हुआ, वहां जाके आप केस लिख पाए कि दरोगा जी चोरी हो गई, है ना? पता ना? तो वो अपने चोरी में उनका अपने हिस्सा है, तो अगर उनका अपने हिस्सा है तो क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे कार्रवाई। आपको कह देंगे, आपसे कह देंगे ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं, है ना? कार्रवाई तो नहीं होगी। हाँ, कार्रवाई वो करेंगे जो ईमानदार होंगे, जिनकी खुद की भूमिका नहीं होगी उसमें, तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो दरोगा जी लोग होते हैं, दारोगा, है ना, रोवा चाहे गावा द, है ना, बिना ले ले काम शुरू नहीं होता है जी। दक्षिणा लेते हैं फिर काम शुरू करते हैं, इसलिए आम आदमी को बड़ा दिक्कत होता है। आम गरीब लाचार लोग जो हैं वो बेचारे शोषित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है। कोई ताकतवर आदमी, किसी ने उससे जमीन पकड़ लिया, किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, तो जाता है थाना में। लेकिन सामान्य तौर पे पुलिस कर्मी भी थोड़ा ये करते हैं कि ताकतवर लोग का ही पक्ष ले लेते हैं, गरीब कमजोर लोग का पक्ष नहीं लेते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का काम है गरीब कमजोर लोगों का पक्ष लेना, है ना? मैंने पक्ष क्या लेना? जो अगर गलत किया है तो गलत को दंड दीजिए, और जो सही है उसके साथ न्याय कीजिए, है ना? ये बेसिकली काम होता है। तो अब पूरा का पूरा कांड अंग्रेजे सब किया था, और वह सब जांच कर रहा था। तो बिल्ली को दे दिया गया दही का रखवाली, के लो भाई तुम ही कर लो, तो बचेगा? नहीं बचेगा। ये सब किया, जांच उच किया, और जांच उच करके लीपा पोती कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि इस घटना के लिए जनरल आर डायर या ओ डायर दोषी नहीं है। ये दोनों को दोषी नहीं माना गया, उल्टे ही सब दोषी मान लिया भारतीय को कि लोगों ने गलती किया था, 144 का विरोध किया और वहां पे सभा के। भाई तो सभा शांतिपूर्ण हो रहा था, ठीक है, सभा हो रहा था, नियम का भंग था, तो तुम चेतावनी दे देते, तुम लाठी से मार के भगा देते लोगों को कि भाई बंद करो, सभा नहीं होगी। कि सभा हो रहा है उस पर तुम गोली चलवा दोगे। ये तो लोगों के मन में भय पैदा करना था, डर पैदा करना था कि तुम अगर अंग्रेज के खिलाफ बोलोगे, अंग्रेज के खिलाफ सभा करोगे, तो तुमको मृत्यु दंड से कम कुछ नहीं मिलेगा। बहाना था, है ना? अच्छा हुआ कि हमारे गांधी जी बेचारे नहीं गए थे उसमें, है ना? बैन हो गया था। करें कभी कुछ कुछ होता है तो ठीक होता है जी। जब भी हमारे जीवन में कुछ घटित होता है तो हमें दुख होता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, जो हुआ वो ठीक ही हुआ शायद। अगर गांधी जी मान ली चल गए होते, गांधी जी रहते उसमें और उसमें गोली चल जाता तो मामला गड़बड़ा जाता ना जी, दिक्कत हो जाती। तो यहां पर क्या था, किस प्रकार की स्थितियां थी, तो यहां पर इन लोगों ने इनको कोई भी गलती नहीं माना। ऊपर से दोनों पगलवा सब जब गया ना ब्रिटेन, तब ब्रिटेन में ये सब का सम्मान हुआ, ये सब का सम्मान हुआ, ये सबको पैसा वैसा मिला ब्रिटेन में, उसके देश में, कि भाई अच्छा काम करके आए हो। अब बताइए ये सब कैसा काम था? यही घटना से भगत सिंह का खून खौला था। बच्चे थे, अब भगत सिंह सोच लिए थे कि हम इस सब का उपाय करेंगे, है ना? तो कहने का मतलब है कि यह हुआ। तो लेकिन इनका तो कमीशन बना ही था। एक कमीशन हमारे यहां भी बना, हमारे यहां भी एक कमीशन बना, उसका नाम था तहकीकात कमेटी। देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति बनाई गई,
जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति बनाई गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। महामना, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और दो लोग इसमें शामिल था। कौन कौन से? महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। तो अब इस कमिटी ने भी रिपोर्ट दिया, इस कमिटी का भी रिपोर्ट आया, लेकिन इस कमिटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाई अंग्रेजों ने गलती की है, लेकिन इस कमिटी का कोई वैल्यू था? हम लोग तो गुलाम थे, है ना, हम लोग कुछ भी बोल रहे थे उसको का सुनना नहीं था। तो तहकीकात कमेटी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पूरे तौर पर अंग्रेजों को दोषी माना, अंग्रेजों की गलत नीतियों को दोषी माना, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर है? चलिए, तो ये था पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया, और कौन सी कमिटी बनी, और कमिटी ने क्या कहा था। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक आंदोलन हुआ, उसका नाम था कौन आंदोलन? असहयोग। हाँ हाँ, निकले बाद में, है ना। क्या एक्शन करेगा? गुलाम है ना, गुलाम है तो क्या एक्शन कर सकते हैं? एक्शन तो जब स्वतंत्र हो जाएगा तब ना होगा, है ना, या आप पावरफुल रहिएगा तब होगा। तो दोनों में से कुछ नहीं था, ना तो स्वतंत्र थे ना ही पावरफुल थे। उनकी मर्जी, जब मन किया गिरफ्तार कर लिया, जब मन किया छोड़ दिया, है ना। हम चाह के भी कुछ नहीं, हम बस आंदोलन कर सकते थे, जो कि हुआ 1920 में हमने किया असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, लेकिन उसका भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा। ठीक है, लेकिन हाँ, इस समय एक और आंदोलन शुरू हुआ, वो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। ये क्या था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन, नेता इसके कौन थे? नेता थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, नेता था इसके मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, कारण, इस आंदोलन का कारण क्या था? तो कारण था तुर्की के खलीफा के साथ
तुर्की के खलीफा के साथ बुरा बर्ताव। तुर्की के खलीफा के साथ बुरा बर्ताव। तुर्की के खलीफा के साथ बुरा बर्ताव। ठीक है, तुर्की के खलीफा के साथ मिसबिहेव हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, है ना, तो ये रीजन था। ठीक है, तुर्की के खलीफा के साथ बुरा बर्ताव। इसके आगे आप देखेंगे कि तो नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, कारण तुर्की के खलीफा के साथ बुरा बर्ताव। तुर्की का जो खलीफा था, वो खलीफा को विश्व भर के मुसलमान मतलब उस पर आस्था रखते थे, उसमें विश्वास रखते थे, है ना, उसको अपना मतलब पैगंबर साहब के बाद किसी को महत्व था तो उसी को था। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से 1918, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय मुसलमानों ने उनसे वादा लिया था अंग्रेजों से कि भाई तुम तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, इसका वादा करो। उसने कहा था कि हम खलीफा के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो खलीफा का भी बहुत सारा अधिकार छीन लिया, है ना। तो अब भारत के मुसलमान इस बात से नाराज हो गए। अब वही नाराज होकर के भारतीय मुस्लिमों ने भारत में शुरू कर दिया खिलाफत आंदोलन। गांधी जी इस सिचुएशन को देख रहे थे और गांधी ने सोचा कि यही एक समय है जब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की जा सकती है, क्योंकि हिंदू लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, ऐसा मुसलमान अंग्रेजों से लड़ रहे हैं खिलाफत के मुद्दा पर। अगर इस मुद्दे में हिंदू मुसलमानों का सपोर्ट कर दे तो संभव है कि हिंदू और मुसलमान एकता स्थापित हो जाएगी, और भविष्य में जब हम कोई आंदोलन शुरू करेंगे तो उसमें मुस्लिम वर्ग का सहयोग भी हमको मिलेगा। गांधी बहुत साइंटिफिक आदमी थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये आंदोलन अब हम ही करेंगे। घुस गए बीच में, ये झंडा हम ही उठाएंगे। अब इससे सारे मुसलमान खुश हो गए कि भाई गांधी जी हमारे नेता बन गए, क्योंकि गांधी जी सफलता भी प्राप्त किए थे। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को हरा दिए थे, अपना बात मनवा लिए थे। इंडिया में 1917 में चंपारण में बात मनवा लिए थे, 1918 में खेड़ा में बनवाए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बनवाए थे। तो गांधी का छवि बहुत मजबूत हो गया था। सबको ये विश्वास होने लगा था कि ये आदमी एक ऐसा है जो अंग्रेजों से अपना कोई भी बात मनवा सकता है। और वही गांधी कहां पहुंच गए? खिलाफत आंदोलन में। इस वजह से जो मुस्लिम नेता सब थे वो बहुत खुश हो गए कि गांधी का समर्थन मिल रहा है हमारे आंदोलन को। तो महात्मा गांधी भी इसमें भाग लिए थे। और महात्मा गांधी ने क्या किया, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। क्या किया? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन करवाया। ठीक है, क्या किया? 1919 में ही क्या बना? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन बन गया जी? महात्मा गांधी खुद अध्यक्ष बन गए। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन बन गया? महात्मा गांधी। ठीक है, अब मुस्लिम वर्ग के नेता बन गए गांधी जी। यह आंदोलन चलने लगा, लेकिन अब अंग्रेज सबके तो कान पर जू नहीं रेंग रहा था। तो गांधी सोचे कि ऐसा कोई आंदोलन चलाया जिसमें कि और भी लोग जुड़े बड़े स्तर पर। तो एक तो इधर खिलाफत आंदोलन में गांधी सबके साथ थे ही, इसी के साथ गांधी ने सोचा कि हम शुरू कर देते हैं असहयोग। क्योंकि असहयोग शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर विरोध करेंगे, और दोनों जब मिलकर विरोध करेंगे तो पूरे भारत में जो है सो इसका विरोध जाएगा और अंग्रेजों पर दबाव बनेगा। फिर अंग्रेज भारत छोड़ने के बारे में विचार करेंगे। तो यहां पर चूंकि
मुस्लिमों के नेता बन गए थे गांधी। तो गांधी को लगा कि अब ये समय बहुत परफेक्ट समय है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो अपना आंदोलन चला सकते हैं। और यही सोच के गांधी जी ने क्या किया, अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। और क्या मूवमेंट शुरू किया, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बना दी, गांधी इसके अध्यक्ष बन गए। और आगे क्या शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन। इस साथ हेडिंग बनाएंगे असहयोग। एक तरफ खिलाफत तो चल ही रहा था, उसके साथ गांधी ने क्या शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब यह असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, देखिए 1 अगस्त 1920। कब प्रारंभ हुआ, 1 अगस्त 1920। नेतृत्व महात्मा गांधी। काजी नेचुरल कॉल है, नहीं है, क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट इन आवर हैंड। तो महात्मा गांधी है ना, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ, नेतृत्व महात्मा गांधी। लिख लेंगे कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व संध्या पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व संध्या पर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। किसका डेथ हो गया था, बाल गंगाधर तिलक का, तिलक साहब का डेथ हो गया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ओके, तो पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व संध्या पर किसकी मृत्यु हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक। इसीलिए इस आंदोलन में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। लेंगे इसी कारण इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड की ठीक है, तिलक स्वराज फंड का गठन किया था, है ना। पूजा भारती, कल भी क्लास है सर, कहिएगा आप लोग तो कल भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है क्या जी, कहेगा तो कल भी हो सकता है, हम लोग को कोई काम है नहीं, है ना, घर जाना है नहीं, है ना। तो इसलिए क्लास के लिए 2 लोगों का होना उपस्थित जरूरी है, एक यहाँ से जो शिक्षक है उनको, और यहाँ जो आप लोग विद्यार्थी हैं उनको। बाकी ज्यादा लोगों का काम थोड़ा ना रहता है जी। लेकिन अब तो चूंकि टेक्निकल है, अब ऑनलाइन वालों का काम गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए टेक्निकल स्टाफ का भी जरूरत है। जैसे कि हम लोग को टेक्निकल कम बुझाता है ना, बुझाता क्या, बुझे भी नहीं करता है, हमारा तो साफे नहीं बुझाता है जी। टेक्निकल फोनो हम यूज करते हैं, है ना, बहुत बढ़िया फोन गलती से खरीदा गया, है ना, हम नहीं खरीदने गए, दूसरा सब आदमी सब था साथे, खरीदवा दिया पगलवा सब, पैसों ज्यादा खर्चा करवा दिया ना। हमारे पास यूज नहीं है इसका, फोन उठाने, अब फोन काटने, थोड़ा व्हाट्सअप से और बाकी लोगों का कुछ मैसेज आता है, तो मैसेज आता है उसको देख करके ना, तो सब बोलता है कि आप इसका यूज नहीं करते हैं। हम बोलते हम कोची यूज करें,
एक तो यूज के लिए तो पहले सीखना पड़ेगा बहुत सारा चीज, तो बहुत सारा इसमें गेम हो सकता नहीं पगला, गेम खेलने के लिए टाइम ना चाहिए जी, है गेम है, ये है, वो है, ऐसा है ना। आज सोशल मीडिया पर कोई एक्टिवनेस नहीं है ना, सोशल मीडिया पे तो हम जाते ही नहीं, तो आसपास वाला मीडिया संभराइए नहीं रहा है ना। सोशल मीडिया तो और खतरनाक है जी, नहीं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और पता नहीं कोची कोची सब आ गया है ना, स्नैपचैट, ये सब होता है ना जी, है इस पे कोची, इसमें सब बतियाता है, सुनते हैं। स्नैपचैट वहां पर, हाँ टेलीग्राम, टेलीग्राम तो है मेरे पास, उस पर नोट्स वोट्स डाउनलोड होता है टेलीग्राम पे, है ना। इस पे बहुत सारा ग्रुप सब है, स्टडी वाला सब, है ना। है इंस्टा पर भी बतियाता है ना। है ट्विटर, है ना। ट्विटर यूज करने का कोई फायदा है जी, मोदी जी का ट्वीट खाली चर्चा में रहता है? अच्छा अतुल प्रसाद का, है ना। नीतीश जी तक अजब स्थिति में है जी ना, कुछ बोल रहे हैं नहीं, एक वो बोल दिए तो उसके बाद से फिर माझी जी का उपाय कर दिए सदन में, है ना। माझी जी बेचारे कुछ बोल रहे थे, उनको ही बोलना ही नहीं दे रहे, ऐसा लगा जैसे एकदम क्रोध में है ना, क्रोधित हो गए थे पूरा एकदम, बोलने ही नहीं दिया। माझी जी बेचारे चुपे हो गए अंतिम में कि जाओ भाई तुम ही बोलो, है ना। वो कह रहे माननीय माननीय, यही कर रहे बैठो चुपचाप तुम। तो वो बेचारे अपना सदन के कोरम डेकोरम को मेंटेन कर रहे थे, तो एकदम आग बबूला थे, है ना। हाँ चलिए खैर, तो महात्मा गांधी थे, है ना, नेता, और इसके पूर्व संध्या पर डेथ हो गया तिलक जी का, और तिलक के डेथ होने के बाद ही जो है बना तिलक स्वराज फंड, ठीक है, जिसमें आंदोलन के लिए पैसा आता था। बाकी जब कांग्रेस, जो मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां बताया था कि 1920 में कांग्रेस का 2 सेशन हुआ था, एक वार्षिक और एक विशेष। तो यही विशेष हुआ था सितंबर में कलकत्ता में, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, जहां पर असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। तो फिर दिसंबर में नागपुर में बी राघवाचारी अध्यक्ष थे, तो वहां पर कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब ये कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर है? तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। 1 अगस्त 1920, नेतृत्व महात्मा गांधी, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर यह पहला आंदोलन था जिसमें लगभग सभी भारतीयों ने भागीदारी की, है ना, और ये भारत के सभी क्षेत्रों में हो रहा था। नोट लिख लेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर यह होने वाला पहला आंदोलन था जो पूरे भारत में हुआ, है ना, जो पूरे भारत में हुआ, ठीक है, जिसमें सभी लोगों ने भागीदारी की, मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्म के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने, और पुरुष महिला दोनों बराबर रूप से भागीदारी की है इसमें। क्योंकि इसमें भागीदारी करने का कोई रीजन था, क्योंकि सबको याद था क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए भी इसमें बहुत बड़ा भीड़ हुआ था और पूरे भारत में इस आंदोलन को समर्थन मिला, ठीक है। लेकिन आंदोलन लंबा चल रहा था, नाम ही था इसका क्या, असहयोग। असहयोग का मतलब था कि हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, है ना, अंग्रेजों के उनके काम में हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए इसको कहते थे असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हम अंग्रेजों को उनके कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों को जैसे करना है, जो करना अपना करे। अब बदले में हम लोग अपना काम शुरू कर दिए थे, मतलब कि अगर हम अंग्रेजी वस्तु का विरोध करते थे तो बदले में भारतीय वस्तु रखते थे। जैसे गांधी जी ने कहा कि भाई अंग्रेजी कपड़ा का विरोध करना है तो सूत काट करके चरखा से आपको भारतीय खादी कपड़ा बनाना है और खादी कपड़े का इस्तेमाल करना है ना। तो ये सब चीज जो है सो यहां पर चल रहा था। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जो है
नेतृत्व किया किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, और ये पूरे भारत पर चल रहा था। ठीक है, लेकिन आजादी नहीं मिल पा रही थी, मतलब अंग्रेज छोड़ के जा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आंदोलन काफी लंबा हो रहा था। तो ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, और ये कब तक चला? तो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और ये चला था 12 फरवरी 1922 तक। 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, अब 12 फरवरी 1922 तक चला था। क्योंकि 12 फरवरी 1922 को ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, जी जी आ रहे हैं उस पर, अभी आ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। 1 फरवरी 1920 को चला और 12 फरवरी 1922 को खत्म हो गया। ठीक है, अब ये खत्म क्यों हो गया? तो खत्म हो गया क्योंकि इस बीच एक घटना घट गई, चौरा चौरी कांड। जैसे वो लोग जालियांवाला बाग कांड किया था ना, उस हिसाब से तो उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं उसका एक टेलर था, उसका एक छोटा सा मूवमेंट हमने भी दिखाया गोरखपुर के चौरा चौरी में। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई जिसका नाम है चौरा चौरी। ठीक है, घटना घट गई चौरा चौरी हत्याकांड, है ना। तो चौरा चौरी हत्याकांड जब हो गया 5 फरवरी 1922 को, तो आप देखिएगा कि इसमें क्या हुआ था। तो कहा जाता है गोरखपुर से पहले एक जगह पड़ता है देवरिया, है ना, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट में देवरिया डिस्ट्रिक्ट। तो देवरिया में ही पड़ता है चौरा चौरी थाना। ठीक है, गोरखपुर से नजदीक ही है ना, गोरखपुर कैंट से पहले पड़ता है चौरा चौरी। तो वहां पर क्या था कि एक थाना था, पुलिस थाना, और वहां के स्थानीय किसानों ने एक जुलूस निकाला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो जुलूस को रोकने गई पुलिस। तो इन्होंने क्या किया कि जब जुलूस को रोकने गई, उसमें हिंसा हो गया, झगड़ा हो गया। बस सारा गांव वाला सब क्या किया कि जितना पुलिस थाना में सब लोग था, सबको थाना में बंद करके थाना में आग लगा दिया। सब जल के भस्म, कोई बचा नहीं, पूरा थाना को जला दिया। जब पूरा थाना को जला दिया, तो उसी घटना को कहते हैं चौरा चौरी कांड। और यह घटना 5 फरवरी 1922 को घटी। ठीक है, जब यह घटना 5 फरवरी 1922 को घट गई चौरा चौरी कांड, तो अब पूरे भारत में अब अंग्रेज क्रोधित हो गए कि भाई भारतीयों ने ऐसा कर दिया। वो हम लोग के साथ किया था तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग का हो गया तो सब पावर में आ गया। अब गांधी जी ने क्या किया कि यही देखा कि भाई अब तो अंग्रेज सब आंदोलन को दबाएगा, हमने उनके कुछ मारे हो तो हमारे बहुत मारेंगे। इसलिए गांधी ने आनन फानन में ऐसा आंदोलन जो पूरे भारत में चल रहा था, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के वजह से 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस आंदोलन को वापस लेने का कारण था चौरा चौरी कांड। अब जब ये घटना घट गई, वापस ले लिए, तो इसका पूरा भारत में मतलब जो है सो कुछ भारतीय लोग भी विरोध करने लगे कि आंदोलन वापस काहे लिए भाई। इवन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग थे जो गांधी के विरोध करने लगे कि गांधी ने यह काम ठीक नहीं किया है। आंदोलन गांधी को वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था। तो गांधी को इस आंदोलन को पूरे भारत में चलने देना चाहिए था, इस आंदोलन को वापस गांधी को नहीं लेना चाहिए था। गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस वजह से ये मतलब बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और बहुत बड़ा जो हंगामा हुआ उसके वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस थोड़ा बटी भी। कांग्रेस से ही कुछ लोग अलग हो गए, अलग होकर स्वराज पार्टी बना ली, है ना। लेकिन गांधी का अप्रोच कोई खराब नहीं था। गांधी ने आंदोलन वापस लेकर सही किया था कि गलत किया था जी? कैसे सही किए थे?
हम्म हम्म और कोई? हम्म 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 हम्म। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी को बहाना मिल गया था आंदोलन वापस लेने का? ऐसा नहीं था, बहाना नहीं था। हम्म हम्म देखिए, गांधी के लिए बहाना ही था। चौरा चौरी, गांधी बहुत साइंटिफिक आदमी थे। गांधी बहाना ढूंढ रहे थे आंदोलन को वापस लेने के लिए, बहाना मिल नहीं रहा था। क्योंकि ऐसे ही ले लेते तो अंग्रेज सबको लगता कि भाई भारतीय लोग के अंदर में आंदोलन करने का क्षमता खत्म हो गया है, इसलिए वापस ले ले। तो बहाना चाहिए कोई, है ना। सुना गांव में लोग किस्सा कहता है, रोए के रही तो लखिया खुदा गई। सुनते हैं, कोई आदमी रोने का सोच रहा हो तब तक आंख में कुछ पड़ जाए, चाहे कुछ लग जाए, ऐसे ही पानी गिर जाएगा। रोने का मन कर रहा, रोना आइए नहीं रहा है? हाँ, कुछ कुछ तो होगा ना, कुछ तो अचानक से घटना घटेगी। तो उसको कहते कि भाई रोए कर रही तले अखिया खुदा गई, है ना। खुदा ना समझ रहा है ना, कुछ लग जाना, लग गया, आंख से पानी गिरने लगा झर 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 झर, है ना। तब कहेगा देखा रो रहा है, लेकिन रोने का वो कोई नहीं था, तो मूड बना रहा था रोने का। पहले गांव में आप लोग देखते होंगे, अब तो नहीं, अब तो पहले तो लोग जब विदाई होता था तो लोग रोता था, सही में रोता था। नहीं सही में मतलब माता पिता को छोड़ के जाने का दुख होता था। अब सदिया होता है तो देखिए रोबे नहीं करती है लड़की, रोती है जी, रोती है, कहना पड़ता है कि रो, नहीं जी, अब कहना पड़ता है कि जी रो, विधि है रोना, रो भाई, तब वो रोना शुरू करती है। अब लोग प्रैक्टिकल हो गया है, अब पता है सबको, कह रहे कोई बात नहीं तो जाने है ना। अब पहले का था, पहले रोने का कारण क्या था जी? पहले रोने का कारण था कि पहले ससुराल पक्ष से संपर्क नहीं ना रहता था। पहले तो अपने घर से संपर्क है, और सीधे जब विदाई होके जा रहे तब उधर नया परिवार में जाना है। अब तो शादी होने से साल भर पहले ही से सब परिचय कैले है, सास से बात हो रहा है, ननद से बात हो रहा है, पति से बात हो रहा है, देवर से बात हो रहा है, सब बतियाइए रहा है, तो कौन सा नए का घरे जा रहे हैं? पलहिए से जाने से पलहिए उसके पसंद का सोफा आ गया है, पलंग आ गया है, तो देखिए ना रहिए कि भाई यहाँ तो सर्विस कम मिल रहा था, वहां सर्विस ज्यादा मिल रहा है, तो उसमें क्या रोना है? तो कहना पड़ता है अब कि भाई रो थोड़ा सा, नहीं रोगी तो शिकायत होगा। तो अब सब क्या करता है, तो अब सब रोना शुरू करता है। अब चूंकि पढ़ाई लिखाई भी तो हो गया ना, अब लोग पढ़ लिख गया तो पता है कि भाई प्रैक्टिकल है, कुछ ही चीज को जब आप स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होता है। पहले हम ही लोग जब पहले घर से जब निकले थे, मतलब जब मैट्रिकुलेशन हुआ, पटना पढ़ने के लिए एडमिशन हुआ, तो घर से आने का मन नहीं करता था, एकदम रोना आता था, कोई ना कोई बहाना मन करता था, घर वाला सब बुला लेता है ना, यहाँ मन नहीं लगता था पटना में। अब है कि घर जाने का मन नहीं करता है। और उसमें क्या स्थिति था कि गांव से आने के बाद लगता था कि क्या होता है कि रहते रहते कुछ चीज होते होते आप उसको प्रैक्टिकल में स्वीकार कर लेते हैं। कौन कहता है कि खाली लड़कियां विदा होती हैं जी? आज के समय में तो लड़के भी विदा हो जाते हैं अपनी जिम्मेवारियों को लेकर के। पहले पढ़ने के लिए निकलते हैं, बाद में कमाने के लिए निकलते हैं, है ना। डिस्टेंस तो रहता ही है ना। तो समय इतना हो गया है ऐसा कि सब लोग का विदाई होता है ना, अपनी अपनी जिम्मेवारियों की वजह से और अपने अपने चीजों के वजह से। तो यहां पर क्या हुआ, गांधी जी को तो था कि भाई हमको वो आंदोलन वापस लेना है। अब ऐसा काहे था, 1920 में आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 आ गया था, अभी तक अंग्रेज सबके कान पर जू भी नहीं लगा था, भले आंदोलन बहुत बड़ा था, अंग्रेज सबका जाने का कोई मूड नहीं था। असहयोग का मतलब क्या था कि हम सहयोग नहीं करेंगे, मतलब भारत का आदमी सब अंग्रेजी फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया था, उसके यहाँ काम करना बंद कर, तो नौकरी भी छूट गई थी, स्वतंत्रता मिल नहीं रहा था।
जब साल भर 6 महीना हो गया, उससे ज्यादा दिन होने लगा, स्वतंत्रता नहीं मिल रहा था, अब सब आदमी धीरे धीरे जाके अंग्रेज सब के यहां काम करना शुरू कर दिया था कि भाई पैसा तो चाहिए ना जीवन चलाने के लिए। ये सब गांधी जी को दिख रहा था। कितना लंबा समय हो गया, अभी तक आजादी नहीं मिली, और लोग अब अंग्रेजों को कोऑपरेट करने लगे हैं, जबकि आंदोलन का नाम था नॉन कोऑपरेशन। तो अगर सारे लोग कोऑपरेट करने लग जाते तब तो आंदोलन असफल हो जाता ना। तो अंग्रेजों के सामने आंदोलन को सफल भी दिखाना था और आंदोलन को वापस भी लेना था, तो बहाना नहीं मिल रहा था। संयोग बस घटना घट गई 5 फरवरी 1922, चौरा चौरी कांड हो गया। गांधी जी को बहाना मिल गया, करे हम तो कहते हैं कि अहिंसा नहीं करेंगे, हमारे लोगों ने अहिंसा कर दिया। तो एक ही तलवार से गांधी ने 2 निशाना साध लिया। एक तो आंदोलन वापस लेकर के अंग्रेजों को यह मैसेज नहीं मिलने दिया कि आंदोलन कमजोर हो गया, और दूसरा यह कि भारतीयों की जान बचा ली, क्योंकि इस एक हिंसा के उत्तर में अंग्रेज हजारों हिंसा करते। तो एक तरफ तो हिंसा से रक्षा कर ली, और दूसरी तरफ यह भी शो कर दिया कि असहयोग आंदोलन फेल नहीं किया है, हमारे लोगों ने अनुशासनहीनता दिखलाया है, इसलिए हमने आंदोलन को वापस ले लिया है। सोचिए, एगो थाना जलने के वजह से 1922 में गांधी सहयोग आंदोलन वापस ले लिए, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में सैकड़ों थाने जल गए थे, तब भी गांधी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कुछ और थीं और इस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। इसलिए गांधी बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। समय, परिवेश और परिस्थिति को समझने का जो कला गांधी के अंदर में था, वो किसी के अंदर में नहीं था। ये गांधी की क्वालिटी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नोट करके लेंगे। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति मोहम्मद अली थे। पहले व्यक्ति मोहम्मद अली थे। ठीक है, पहले व्यक्ति मोहम्मद अली थे, और ये पहले मुस्लिम व्यक्ति भी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये भी लिख लीजिएगा, ये पहले मुस्लिम व्यक्ति भी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये पहले मुस्लिम व्यक्ति भी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, क्लियर है? पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, है ना। असहयोग आंदोलन में पहले गिरफ्तारी किसका हुआ? तो मोहम्मद अली का हुआ था, और पहला मुस्लिम भी जो कोई गिरफ्तार हुआ वो मोहम्मद अली ही थे। ठीक है, फिर नोट लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन की वापसी की घटना को, असहयोग आंदोलन के वापसी की घटना को, असहयोग आंदोलन की वापसी की घटना को वापसी की घटना को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपत्ति कहा था। विपत्ति कहा था। उनका एक किताब था इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल उनकी किताब थी, उसी में उन्होंने लिखा था। लेकिन किसका किताब था? सुभाष चंद्र बोस का, इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने और पंडित नेहरू ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया था। इस घटना का पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, इस घटना का पुरजोर विरोध किया था। नेक्स्ट, आगे लिखेंगे कि पंडित नेहरू ने कहा था कि कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का प्रभाव कन्याकुमारी के गांव पर क्यों पड़ना चाहिए। पंडित नेहरू ने कहा था कि कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का प्रभाव कन्याकुमारी के गांव में क्यों पड़ना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, क्या आंदोलन तो पूरे भारत में चल रहा था, घटना गोरखपुर में घटी, तो फिर इससे वजह से पूरे भारत का आंदोलन वापस क्यों लिया गया, यह कह के वो विरोध कर रहे थे। कश्मीर में घटने वाली किसी घटना का प्रभाव कन्याकुमारी के गांव में क्यों पड़ना चाहिए। मतलब ये आंदोलन वापस करने के खिलाफ थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आंदोलन तो हुआ था लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे। ओके, पूरा एकदम आप लोग लुंज पुंज हो गए नहीं जी, 9 बजे से बैठल। हाँ, हिमालय पुलिस का